बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम तमाम प्यारे बच्चों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, बड़ा करम, बेहतर है तबीयत। बस वो कल थोड़ी देर के लिए थी तबीयत ज़रा कुछ ऐसी नासास, फिर ठीक हो गई थी। मैंने दवाई वगैरह खा ली थी, कुछ मज़ीद चीज़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक परफेक्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब आगे देखें क्या होता है, आप लोग तबीयत कैसी लेके चलते हैं। जिस तरह का रिस्पॉन्स होता है तबीयत उसके मुताबिक भी तो कभी कभी चलती है। चलें, बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। हमने कल एसोलो 8 के फर्दर एक और जो है पॉइंट का आगाज़ किया, यानी एक और उसके अंदर जो चैप्टर कवर हो रहा है। जी प्लीज़ ज़रा जल्दी। तो चैप्टर कवर हो रहा है उसमें, और टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक आपके पास एज अ चैप्टर आपके बुक में मौजूद है, इसलिए हम इसे चैप्टर कह रहे हैं। ऑल्दो आपके पास ये 5 चैप्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिशन, लिक्विडेशन एंड रिटायरमेंट, these 5 topics are present in your book as a chapter, but these 5 topics will cover in one SLO, that is SLO 8, right? तो मेरे बच्चों मेरे बच्चों, काम की बात यह है कि कल हमने थोड़ी बहुत थ्योरी आपको बताई और समझाने की कोशिश की। अब थोड़ा सा उसको क्विक रिव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो एक बात हम सब ने सुन ली और याद रहेगी इंशाल्लाह, वो ये है कि जनाब, जब पार्टनर्स एग्रीमेंट में कुछ ना लिखें, जब एग्रीमेंट ना बना हुआ हो, जब एग्रीमेंट में लिखना भूल जाएं, जब एग्रीमेंट में ये स्टेटेड ना हो कि प्रॉफिट और लॉस किस तरह बांटा जाएगा, तो ये बात आपको फर्स्ट ईयर में पीओसी में आपके अकाउंटिंग पीओसी के टीचर ने पढ़ा दी थी पार्टनरशिप के टॉपिक में, कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट और लॉस को बांटने के बारे में लिखना जरूरी है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में क्लॉज क्या होते हैं, तो वो क्लॉज देखें, वो क्लॉज क्या होते हैं अब आपको पता होना चाहिए। अभी तक ये डिसीजन नहीं हुआ कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे या जो भी होगा, लेकिन बहरहाल हमें अपनी प्रिपरेशन हमेशा ऐसे करनी होती है कि जब हम पेपर में जाएं तो हम अपने आप को मनवा सकें, हमें पेपर बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना आता हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम आशा। तो बस काम की बात सिर्फ इतनी सी है जनाब अली, कि हम जब, अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हरगिज आपसे कि आप जो है ना वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्लॉज बैठ के रट्टा लगाएं और याद करें, नहीं। देखें, हर बच्चे को, तंजील परवेज कह रही है मेरी आवाज उन्हें सही नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों के पास भी आवाज लैग कर रही है? मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है सब लोगों को, है ना? ओके, वॉइस इज क्लियर। तो तंजील परवेज आप रीज्वाइन कर लें मीटिंग को फटाफट, जरा तेजी से। आलियान कह रहा लैग कर रही है, हल्की आ रही है, वो हल्की आ रही है, वो तो तेज हो जाती है जब मैं तेज बोलता हूँ तो तेज हो जाती है भाई, सिंपल सी बात है, ये रहा आपके सामने। जब मैं तेज बोल रहा हूँ तो तेज भी आ रही है। अच्छा, इसको चले मैं चेंज मैं करता हूँ दोबारा। ओके, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, राइट। अब चेक करते हैं। अब देखिए आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी भी है और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, उम्मीद तो यही है। बाकी नहीं हो रही तो फिर अभी भी आवाज़ लैग कर रही है क्या? नहीं? हाँ देखें, बढ़ रही है ना आवाज़, अब ये बढ़ रही है। अब ये इंशाल्लाह ठीक आएगी, आपको और अच्छी हो जाएगी। ओके, चलें जी, चलें चलें, ओके। अच्छा, बात यह है कि भाई अब बात समझने की सिर्फ इतनी सी है जनाब, कि मोहम्मद अली साहब अब क्लियर है आवाज़ जनाब? अच्छा जी, चलें जी। काम की बात अब सिर्फ इतनी सी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में हमने ये बात समझ लेनी है
कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के वक्त भी डिस्कस किया गया, लेकिन बस जो चीज जिस वक्त याद नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी याद आ गई तो क्या हुआ। अगर पेपर में, एक मिसाल है, थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस आ रहा है, एक मिसाल है, फर्ज करता हूँ। दुआ तो यही है कि भाई एमसीक्यू बेस ना हो, चले अल्लाह करे ईआरक्यू हटा दें बेशक। हाँ, क्या ख्याल है? ईआरक्यू में परेशान होते हैं ना कि भाई 10 मार्क्स जो है वो ईआरक्यू नहीं आया, क्या होगा। सीआरक्यू तो आए कम से कम, सीआरक्यू तो बहुत मतलब वो है इंपॉर्टेंट एक तरीके से देखा जाए तो। बहरहाल अब अगर वो कहता है कि जनाब आप जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, पार्टनरशिप डीड के जो कुछ क्लॉजेज होते हैं वो आप शेयर करो क्या होते हैं, तो उसमें आप बड़ा सिंपल अपने पास से लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस फर्म का नाम क्या होगा, बिजनेस का ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, कौन सा पार्टनर बिजनेस में कितने पैसे लगाएगा, प्रॉफिट और लॉस किस तरह बांटा जाएगा उसकी, ये सारी चीजें आप अपने तौर पे लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हैं। और ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है कि हम बोले नहीं भाई क्या मुश्किल होगी। एग्जैक्टली लाइबिलिटीज के बारे में भी जिक्र हो सकता है कि किसकी क्या लाइबिलिटी होगी, लेकिन याद रहे कि पार्टनरशिप जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है। बहरहाल बात आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल, तो आप बात यह है प्यारे बच्चों की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो कल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने की, अब मैं उस पर आ रहा हूँ और फिर मैं वहां से कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल की जानिब तेजी से बढ़ूं, ठीक है। क्योंकि एक हद तक आप लोग जो है वो सुन सकते हैं थ्योरेटिकल चीजें एक हद तक, बस उसके बाद आपकी भी बस हो जाती है, आप बोलते हैं बस कर दें अब बहुत हो गया, प्रैक्टिकल समझा दें आप हमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने एक बात की और वो बात ये थी कि भाई पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस बिजनेस को होगा उसे बांटते हुए हम, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हम पहले आपस में सैलरी बांटेंगे। अब आपका दिल और दिमाग जो है ना, बड़े खुले दिल से आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ होगा सर, उसमें से एक पार्टनर सैलरी ले ले कुछ अमाउंट, प्रॉफिट की कुछ अमाउंट को एज अ सैलरी एक पार्टनर ले ले, ये तो बड़ा इजीली एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन जब बिजनेस को लॉस हुआ हो तो अब एक पार्टनर एज अ सैलरी कैसे ले? तो बात यह है, एग्रीमेंट तो हुआ है ना पार्टनर्स के दरमियान, तो अब जब वो एज अ सैलरी उसमें कुछ अमाउंट फर्दर लेगा और पैसे तो है नहीं, तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंटली, वो जो बिजनेस का लॉस हुआ है वो बिजनेस का लॉस मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन वो लॉस किन के लिए बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के लिए। बिजनेस का लॉस जो हुआ है वही रहेगा। बाहर से कोई आएगा, टैक्स ऑफिसर आएगा, हम उसको यही बताएंगे कि हमारे बिजनेस का लॉस 25,000 रुपए है, ठीक है। लेकिन लेकिन 5,000 रुपए अगर एक पार्टनर को सैलरी देनी है, दोनों पार्टनर्स ने तय किया हुआ था कि मिस्टर ए को सैलरी 5,000 रुपए देनी है, तो अब वो 5,000 रुपए सैलरी लाजमी दी जाएगी। सर कहाँ से देंगे, पैसे तो है नहीं। बेटा वो जो 25,000 रुपए लॉस हुआ है वो भी तो हुआ है ना, पैसे नहीं है तो इसका मतलब क्या, आप क्या समझते हैं किसी बिजनेस को लॉस हो जाता है तो क्या उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, बिजनेस जीरो पे आ जाता है? एक होता है बिजनेस का खत्म हो जाना, लॉस इतना होना कि बिजनेस की लाइबिलिटीज पे करने के पैसे ना बचे हमारे पास, हमारे पास लाइबिलिटीज हो लेकिन पैसे ना हो पे करने के लिए, तो फिर तो वो समझ आता है कि बिजनेस इज गोइंग टू बी बैंकरप्ट। सही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई बिजनेस में अगर हमारे 50 लाख रुपए लगे हुए हैं और अगर हमें 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा तो अभी भी बिजनेस में हमारे 45 लाख रुपए मौजूद हैं। फिर 10 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, अभी भी 35 लाख रुपए मौजूद हैं। तो भाई बिजनेस में लॉस होने का मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस खत्म हो गया। तो काम की बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दो पार्टनर हैं, बिजनेस को लॉस हुआ है 25,000 और 5,000 रुपए एक पार्टनर ने सैलरी लेनी है, तो बिजनेस का लॉस एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, बाहर टैक्स वालों को, बाहर से आने वालों को, सबको यही बताया जाएगा। और कोई नया शख्स आएगा वो भी पूछेगा कि आपको बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हम उसे बताएंगे 25,000 प्रॉफिट हुआ या 25,000 लॉस हुआ। अब लेकिन दोनों पार्टनर्स ने एग्री किया हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई पहले मिस्टर ए को 5,000 रुपए सैलरी मिला करेगी पूरे साल की, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे ज्यादा प्रॉफिट हो चाहे ज्यादा लॉस हो, हर सूरत में 5,000 रुपए मिलेगी। क्योंकि मिस्टर ए अगर ये टाइम कहीं और जाके किसी और कारोबार को देते तो वहां से भी उन्हें सैलरी मिलती, तो 5,000 रुपए सैलरी अब देनी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पैसे तो है नहीं, तो सैलरी देने की वजह से अब लॉस में क्या हो जाएगा, इजाफा। अभी सर कैश की शक्ल में देते हैं, किस तरह देते हैं, ये सब आपको पता चलेगा। लेकिन बात यह है कि भाई 5,000 रुपए सैलरी फर्दर इन दोनों के लिए, बिजनेस के लॉस को नहीं, इन दोनों के लिए जो लॉस है उसको बढ़ा देगी।
सिर्फ एक पार्टनर थोड़ी बोलेगा कि अब मेरे लिए 30,000 का लॉस है। वो बोलेगा भाई लॉस तो दोनों का ही है। एग्रीमेंट ये हुआ था कि सब चीजें बांटने के बाद जो बचेगा फिर वो बांटेंगे बराबर बराबर। तो 25,000 बिजनेस का लॉस हुआ था, क्या उसे बराबर बराबर बांटे? नहीं। 25,000 लॉस के बाद क्योंकि 5,000 रुपए तुम्हें सैलरी लेनी है, तो 5,000 तुम्हारी सैलरी, अब लॉस कितना हो गया? 30,000। अब इस 30,000 को बराबर बराबर बांटो तो दोनों के हिस्से में 15,000 लॉस आ जाएगा। ये रिमेनिंग लॉस बटेगा। ठीक है। तो बहरहाल इंशाल्लाह जब ये थोड़ी सी चीजें मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल की मदद से दिखाऊंगा तो आई होप आपको चीजें और क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, काम की बात क्या थी? अब इसके साथ एक बात छोटी सी और कनेक्ट करता हूँ। हाँ, और वो ये थी जनाब अली के वॉलंटियर्स अपनी जरा अटेंडेंस मार्क कर दें। काम की बात ये थी जनाब कि क्या ये सैलरी जो पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस होती है? तो इसके ऊपर मैं भी मजीद बात करता हूँ, पहले जरा अटेंडेंस मार्क हो जाए। बस वॉलंटियर्स आज दो हैं मेरे पास, अंजिया अब्दुल करीम और इस्माइल। राफे नहीं है क्लास में, महा नहीं है क्लास में। जनाब अली आज क्या महा एब्सेंट है? अच्छा, और राफे कहाँ चले गए? राफे तो सलाम करके निकल गए। अच्छा, चले बहरहाल दो लोग हैं अभी तक वॉलंटियर्स में, अंजिया और इस्माइल। एहसन भी नहीं है आज। अटेंडेंस मार्क करो राफे। राफे इफ यू कैन हेयर मी, हाँ थैंक यू। ओके, so all of you are requested to please mark your attendance. अच्छा, अब जो एक मासूमाना सवाल आता है ना आपके दिमाग में, वो क्या आता है? आइए उस सवाल को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपके दिमाग में सवाल आता है, सर जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। वो बिजनेस का खर्चा हो ही नहीं सकती। जो मालिक, देखे ना, एक बात बताएं, पार्टनर की सैलरी डिसाइड कौन करेगा? आपस में पार्टनर ही करेंगे। तो अगर दो पार्टनर ये तय कर लें कि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा हम दोनों उसको सैलरी के तौर पे बांट लिया करेंगे, और जब टैक्स वाला आया करेगा उसे बोला करेंगे हमें तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ था हमने आपस में सैलरी के तौर पे बांट लिया। तो याद रखें, ओनर को बिजनेस से अपनी जात के लिए कुछ भी लेने की इजाजत नहीं है, और जो वो लेगा वो प्रॉफिट की शक्ल में उसे मिलेगा बस। या फिर वो ड्राइंग कर सकता है। ड्राइंग क्या होती है आप जानते हैं कि वो अपने पैसे को निकाल लेता है, उससे उसका कैपिटल डिक्रीज होता है एट ईयर एंड। याद आया? याद आया? मेरी बात समझ आ रही है? लकी जुबैर आप क्या कहना चाह रही हैं? समझ में नहीं आया? वो तो प्रॉफिट है ना। हाँ, बात यह है जी, बात यह, सैलरी तो अलग होती है, सैलरी अलग होती है, लेकिन दो तरह की सैलरी है लकी जुबैर। एक सैलरी वो होती है जो आप अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं, जो आप एम्प्लॉइज को पे करते हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस होती है, और उसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिख के ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते थे। याद कीजिए। याद आया? ये मैंने आपके सामने इसीलिए पिक्चर खोली हुई है कि भाई सेल में से लेस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती थी? प्योर कॉस्ट ऑफ द गुड्स which you have sold, right? And the selling price of those goods is rupees 1,000. तो आपको प्योर गुड्स को खरीद कर बेचने से जो प्रॉफिट हुआ दैट इज रुपीज 700। अब आपने अपनी दुकान का किराया भी दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी के बिल भी दिए होंगे, आपको बेड डेड एक्सपेंस भी हुआ होगा, आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हुआ होगा, आपकी सैलरी के खर्चे भी होंगे। तो कौन सी सैलरी होंगी? एम्प्लॉइज की सैलरी। याद रहे, ओनर की सैलरी को बिजनेस का खर्चा कह ही। इसी तरह एक ओनर कह रहा है कि मैं कमीशन लूंगा बिजनेस से, तो उसको भी बिजनेस का खर्चा कह ही नहीं सकते। दो लोगों ने मुझे जवाब दिया, बाकी पूरी क्लास सो रही है। 41 स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन दो लोगों को तौफीक हुई, उन्होंने लिखा कि नहीं कह सकते, लेकिन बाकी लोग कुछ नहीं है, बाकी सब खामोश हैं। सर अगर बिजनेसमैन हुजैफा, सर अगर बिजनेसमैन लॉस पार्टनर, बिजनेस में लॉस पार्टनर की सैलरी से ज्यादा हो रहा है तो उस पार्टनर को सैलरी देने का क्या फायदा है? इन द एंड तो लॉस उसको भी इक्वली फेस करना है ना, तो वो पैसे उसके उधार उधर नहीं चले जाए। जी हाँ बिल्कुल जाएंगे सर। अभी देखिएगा ना आप, अभी एजम्पशन पे कहाँ चले गए आप हुजैफा भाई? आप अभी हमारे साथ चल लेना साथ साथ, क्या ख्याल है?
इंशाल्लाह आपकी सारी अजम्पशन अगर क्लियर ना हो तो फिर आप मुझसे बोलिएगा ना कि सर आप मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरा बेटा, बिल्कुल। लेकिन जरूरी थोड़ी है आपकी पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक वर्ड जो है ना थोड़ा सा आपने वो डिफरेंट लिख दिया। आपने बोला उसको भी तो इक्वली फेस करना है, जरूरी थोड़ी इक्वली फेस करना हो सकता है कि मेरा रेशियो हो 1, आपका रेशियो हो 2, जो लॉस होगा उसके 3 हिस्से होंगे, एक मुझे मिलेगा, 2 आपको मिलेंगे, तो आपको ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी सैलरी मेरे नुकसान को कवर कर ले, बिजनेस को बजाय लॉस हुआ हो लेकिन मुझे लॉस ना उठाना पड़े, क्योंकि मेरी सैलरी ने मेरे लॉस को कवर कर लिया, और आपको लॉस उठाना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी भी नहीं मिलती थी और आपको नुकसान भी 2 हिस्से उठाना पड़ा। तो बहुत सारी एजम्पशन है। एजम्पशन अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ बनी हुई है मेरे पास अभी। एजम्पशन देख देख के आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं ईमानदारी से, आपको मेरी ये वाली बात क्लिक कर रही है क्या? ये मेरी बात समझ आ रही है क्या कि बिजनेस में हम ओनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होने वाले कमीशन, इंटरेस्ट, बोनस, मार्कअप, सैलरीज, इन्हें बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते? सही है, इनको बिजनेस का खर्चा नहीं कहते और ना कर सकते हैं। सर अगर कर लें तो क्या होगा? कितने प्यारे प्यारे सवाल करते हैं ना आप लोग। अबे बताया तो है बेवकूफों, अभी तो बताया, तुम सुनते क्यों नहीं हो? अगर ये दिमाग में सवाल आ रहा है, कोई चला गया था, किसी का इंटरनेट का मसला था, तो सुन ले कान खोल के। अगर कोई बोले सर अगर ट्रीट कर लें, तो भाई मैं आपको एक अच्छी सी मिसाल देता हूँ। बिल फर्ज आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी एक बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ने बिजनेस किया, और उन्होंने उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के खर्चे थे ना बिल फर्ज, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के खर्चे थे 600 रुपए, उनको दोनों को बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ 100 रुपए। अब दोनों ने तय किया कि भाई 100 रुपए प्रॉफिट हुआ ना, ऐसा करते हैं दोनों 50-50 रुपए सैलरी ले लेते हैं अपनी। जब वो दोनों 50-50 रुपए सैलरी ले लेते हैं, तो भाई इसका मतलब है, और वो उस 50-50 को क्या कहना चाहते हैं? बिजनेस का एक्सपेंस। अगर वो उसको बिजनेस का एक्सपेंस कह देंगे मिसाल के तौर पर, तो अब सुनना मेरी बात, तुम्हें मैं पूरी बात बता रहा हूं तुम सबको, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने के लिए। अगर वो उस 100 रुपए को, उस 100 जो प्रॉफिट उन्हें 100 रुपए हो रहा था, उस 100 रुपए को वो एज अ सैलरी बांटते हैं, और वो उसको क्या मानते हैं बिजनेस का? बोलो, अगर वो क्या मानते हैं उसे बिजनेस का? यार आप लोगों की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा लगता है मजबूरी में पड़ रहे हैं जी। एक्सपेंस, तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 600 से कितना हो जाएगा? बोले, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 600 से कितना हो जाएगा? 700। फिर बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो जीरो नजर आने लगेगा। सही है, 700 ग्रॉस प्रॉफिट में से 700 ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होगा, जीरो प्रॉफिट आने नजर नजर आने लगेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कौन आएगा? एफबीआर वाले आएंगे, टैक्स वाले आएंगे। सही है, मैं और आप पार्टनर हैं, और अब वो आके पूछेंगे हाँ भाई बिजनेस करने से क्या हुआ? हम बोलेंगे सर कुछ भी नहीं हुआ सर, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, जीरो है। तो वो कहेंगे अच्छा बस सही है सर, हम जा रहे हो। ओके ओके, आप लोग बिल्कुल सही है माशाल्लाह, बड़े नेक परहेजगार ईमानदार लोग हैं। बोलेंगे अच्छा बेटा लाओ जरा अपना इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, जरा उसकी वैल्यूज अपनी वेरीफाई कराओ। अब जब वो इसको ऑडिट करेंगे, वो इसे चेक करेंगे, सही है, ऑडिट, जांच पड़ताल, एग्जामिनेशन करेंगे इसका, तो वो बोलेंगे अच्छा जरा ये 600 300 रुपए की तो पहले वेरिफिकेशन करेंगे। बोलेंगे 300 रुपए का सामान जो आपने बेचा है, जो जिस सामान को 300 का खरीदा था, इसके बिल होंगे ना आपके पास, लाएं बिल दिखाएं, हम बिल दे देंगे, ओके वेरीफाई हो गया। फिर बोलेंगे ये जो 700 रुपए आप खर्चा लिख के बैठे हैं, जरा इसकी तस्दीक कराएं। अब हम बोलेंगे इसमें बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, मुलाजमीन की तनख्वाह है, और हमारी भी तनख्वाह है। तो बोलेंगे अच्छा मजे आ रहे हैं बेटे, हैं हीरो हीरोइन बने हुए हो, अपना खर्चा अपनी सैलरी इसमें से ले रहे हो। तो बेटे इस तरह तो तुम्हारी सैलरी डिसाइड कौन करता है ये बताओ? फौरन सवाल करेगा ना इनकम टैक्स ऑफिसर, तुम्हारी सैलरी डिसाइड करने वाला है कौन? तो तुम्हारी सैलरी तो हर साल तुम जो चाहे रख लो, तुम्हें पकड़ेगा कौन? तो इसका मतलब है तुम अपनी सैलरी कोई कमीशन कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि अगर तुम चार्ज कर लोगे इस तरह तुम्हारा प्रॉफिट जीरो दिखने लगेगा, तुम हुकूमत को कहोगे हमने कुछ भी नहीं कमाया, हम टैक्स भी नहीं देंगे। जबकि हकीकत हकीकत में तुमने कितने रुपए कमाए हैं बताओ? हकीकत में तुमने कितने रुपए कमाए हैं बताओ? 100 रुपए। एक्सीलेंट। इस तुमने बोल रहा हूं, मतलब दोनों ने बिजनेस ने, पार्टनरशिप फर्म ने हमारी हकीकत में कितने रुपए कमाए? यस, 100 रुपए। तो आई होप आपको ये बात और अच्छे से समझाने की कोशिश की है भाई, अल्लाह करे आपने भी समझने की कोशिश की हो कि सर इमरान की मर्जी नहीं होती कहीं पर भी, हर चीज का कोई कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड होता है कि अगर हम ओनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजों को बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे, तो इससे एक्सपेंस ओवर स्टेट हो जाएंगे, बिजनेस का प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा, और इस तरह जो है मिस इंटरप्रेट हो जाएंगी चीजें। जो बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले लोग होंगे वो गलत समझेंगे, वो कहेंगे इसके तो बिजनेस के खर्चे ही ज्यादा हैं और बिजनेस को तो जो है इसमें राफे प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा बताओ मुझे? प्रूडेंस तो ये होता है कि आप ओवर स्टेट यानी अंडर स्टेट करते हैं, वो आप फ्यूचर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते। सही है,
लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट के। सही है, अगर आप जानना चाहते हो ना कौन से कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है ये काम, तो इसमें बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। हाँ, क्यों? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड चीजें, और वो जो ओनर्स के दरमियान एक एग्रीमेंट है, वो ओनर की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, वो कहते हैं कि जिसमें से तुम सैलरी लो, इसमें से तुम कमीशन लो, वो उनका आपस का मामला है और वो उसे जिस तरह हैंडल करना चाहें। अच्छा, तो अब प्रॉब्लम ये सर, जब ये उनका पर्सनल मैटर है तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्या है, हम क्या करेंगे? बात ये, हम तो बिजनेस के अकाउंटेंट है ना, तो जब अकाउंटेंट है तो ओनर्स हमसे बोलेंगे कि भाई ठीक है, बिजनेस को 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, अब तुम ना ये 100 रुपए हमारे दरमियान बांट दो, और इसको बांटने का तरीका क्या है कि इसमें से हमें कुछ दे दो इंटरेस्ट, कुछ दे दो सैलरी, कुछ दे दो बोनस, और फिर जो बचे वो बांट दो बराबर बराबर या रेशो से। सुन रहे हैं आप मेरी बात? तो हम कहेंगे ये जो बता रहे हैं आप, ये कहीं रिटन फॉर्म में है? वो कहेंगे हाँ, एग्रीमेंट में सब लिखा हुआ है, क्या क्या चीज किस किस तरह बटेगी। तो फिर मैं एक शीट बनाऊंगा, मैं एक कंप्यूटेशन बनाऊंगा, उस कंप्यूटेशन को कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। क्या कहते हैं उस कंप्यूटेशन को? क्या बोलते हैं उस कंप्यूटेशन को? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सही है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये एक समरी होती है बाकायदा। और आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं ना, याद रहे, वो इस लेवल के भी आते हैं और आ सकते हैं कि वो आपको ऐसी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना के दे दे और अमाउंट गायब कर दे, और आपसे बोले कि और ये वाली अमाउंट गायब कर दे और बाकी सब लिखा हुआ, और बोले भाई के मिसाल के तौर पे फुरकान को फाइनल अमाउंट क्या मिलेगी, तो आप रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे ये जो यहाँ लिखी है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टेबल को कंप्लीट करके अपने दिमाग में और रफ में। क्योंकि एमसीक्यू अगर बन के आया इस लेवल का, हाई ऑर्डर थिंकिंग हो जाएगा ना ये, इस तरह का एमसीक्यू आया तो फिर आपको फॉर्मेट जिसको बनाना आता होगा वही बना सकेगा, वरना बच्चे सोचते रहेंगे इसमें करना क्या होगा, खाली जगह भरनी है क्या? नहीं। तो अगर वो पूछ रहा है कि फुरकान को क्या पैसे मिलेंगे, तो पहले आप देखें कि भाई क्या क्या चीजें बटी हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट है, लॉस है, वो अमाउंट डिसाइड करें, फिर उसको बांटें, जो रेशो उसने सवाल में लिख के दिया एमसीक्यू में उसके मुताबिक, उसको बांटने के बाद फिर टोटल करें। तो टाइम टेकिंग होगी ये एक्टिविटी। तो पता है, मैं कल भी ये कह रहा था और मैं फिर आज कह रहा हूं, यकीन करें अगर एमसीक्यू आए ना, तो पता है आपका लेवल क्या है। आपका लेवल ये नहीं है कि आपको नहीं पता, मैं सीरियस बोल रहा हूं, आप नहीं जानते कि भाई किस एमसीक्यू पे कितना टाइम देना होगा, ये बहुत बड़ा एक मसला होगा। कोई एमसीक्यू तो ऐसा होगा आप पढ़ते ही उसका जवाब ठक करके मार्क कर देंगे, और कोई एमसीक्यू ऐसा होगा जिसपे आपको 2.5 मिनट लगाने हैं या 2 मिनट। अब जैसे ही आप उसके ऊपर शुरू के 30-40 सेकंड लगाएंगे, और अगर आपका नर्वस सिस्टम फेल हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो बेटे आप तो बोलेंगे ये तो एमसीक्यू बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। या फिर आपने उसके ऊपर बजाय यानी आपने उसके ऊपर जान लगाई, मेहनत की, लेकिन 2 मिनट के बजाय अगर आपने उसको 3.5 मिनट में किया, 4 मिनट में किया, तो वो एक अलग मसला कि आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, क्योंकि आपका तो टोटल रिजल्ट ही बेस करेगा इसके ऊपर अब। सही है ना? और जाहिर सी बात है, हमारी आपके साथ एक एसोसिएशन है जनाब, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमारे कॉलेज का पार्ट हैं, हम इस कॉलेज का पार्ट हैं। तो वो कहते हैं ना कि उनसियत हो जाती है इंसान को, तो आप सबसे हमें उनसियत है भाई। आप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ना सिर्फ आप हमें दुआओं में याद रखेंगे, बल्कि बल्कि आप हमें अच्छे लफ्जों में भी याद रखेंगे। आप कहेंगे कि कुछ इल्म हासिल करके निकले इस इदारे से, यहाँ के टीचर्स से। नहीं तो फिर एमसीक्यू के नंबर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू के नंबर सारे यूनिफॉर्म होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एमसीक्यू जो मुश्किल एमसीक्यू होगा उसके नंबर ज्यादा कर देगा, नहीं राफे, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर ये सब होता है, देखो अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है क्लियर, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो टॉस दोबारा आएगा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दोबारा आएगा, वेटेज दोबारा क्लियर होगी, कौन सा टॉपिक हटाएंगे ये भी बताएंगे, सब कुछ होगा। तो इसलिए अभी कोई असम्पशन ना लो, अभी अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि भाई एमसीक्यू आए या फाइनल पेपर में आपके पास जो है सीआरक्यू आरक्यू आए, तुम्हारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे पढ़ा रहा हूँ। और तुम्हें याद है मैंने ये बात फर्स्ट ईयर में भी कही थी और अभी भी कह रहा हूँ, भाई देखो मेरे सब्जेक्ट का जब तक डिसाइड नहीं होगा, हुजैफा मैं कैसे बोल दूं यार, मेरा बैंकिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे बताओ ना ये बात। जब तक मेरे सब्जेक्ट का मेरे पास मेरी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मुझे नहीं कहेंगी, मैं कैसे कह दूं? अभी मेरी 9 से 9:45 मेरी मीटिंग थी, ठीक है, मेरी से मुराद हमारे डिपार्टमेंट की, कॉमर्स की। मिस ने स्ट्रेट बोला कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं आप लोगों को? अपना राफे प्रिपरेशन फुल करनी है, और फुल के बाद जो टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात, वो टेंशन वाली बात ये कि प्रिपरेशन फुल करने के बाद शॉर्टकट्स बनाने हैं, शॉर्टकट बनाने पड़ेंगे हमें इस मर्तबा। कि अगर ये टेबल आया तो बेवकूफों की तरह पूरा टेबल पेपर में बैठ के नहीं बनाना, सोचना है कि वो एमसीक्यू में पूछ क्या रहा है,
अगर वो बोल रहा है कि फुरकान की अमाउंट बताओ, तो हमें क्या जरूरत है कि हम फरीद का हिस्सा निकालें बेवकूफों की तरह और लिखें टेबल में? हमें टेबल तो नहीं बनाना, हमें तो सिर्फ करेक्ट आंसर जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो यकीनन टेबल में ये भी होगा, टेबल में ये भी होगा, टेबल में ये आंसर भी होगा, टेबल में ये भी लिखा होगा। तो अब क्या, यस, स्मार्ट वे में सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर वो स्मार्ट वे कौन बताएगा हमें? यकीनन हम ही आपसे डिस्कस करेंगे। और देखें, स्मार्ट वेज जो होते हैं ना, वो कब सीखता है आदमी? आप एक बात बताएं, आप में से कुछ बच्चों ने मैट्रिक करने के बाद यहाँ पर आकर जो है कुछ ने कॉलेज में ही और कुछ ने अलग से बाहर जो है ना वो प्रिपरेशन, क्या होता है, प्रिपरेशन टेस्ट की, जो टेस्ट की प्रिपरेशन होती है ना, वो आप लोग जो करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम होता है उसका। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन, यस, थैंक यू सो मच अशकान। तो भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की जो प्रिपरेशन होती है वो आप करते हैं, तो उसमें क्या सिखाया जाता है आपको? उसमें बेसिकली शॉर्टकट ही तो सिखाए जाते हैं आपको कि भाई अगर एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू के अंदर बैठ के आपने पूरा ये टेबल नहीं बनाना है इस तरह। तो भाई हर चैप्टर में हमें इस तरह जाना पड़ेगा, और फिर हम जो पेपर बनाएंगे ये सब ये करना पड़ेगा। तो मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि भाई चलें, बहुत ज्यादा तीर मारा तो ईआरक्यू बेशक वो ना दें, लेकिन सीआरक्यू तो जरूर दें, वरना यकीन करें कि फिर टाइम मैनेजमेंट मेरे आप बच्चों के लिए, एक तो आपके साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि आप फर्स्ट ईयर में पेपर देने नहीं गए, ऊपर से सेकंड ईयर में ये सारा जुल्म हो जाएगा। तो यकीन करें मैं तो फिर बड़ा, मैं पर्सनली जो है ना इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल बेटा, मैं क्यों नहीं भरोसा, मैं आप पे भरोसा करता हूँ मेरा बच्चा, इंशाल्लाह आप अच्छा पेपर करेंगे, अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा पेपर करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग मेरी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा पेपर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है? नहीं नहीं, देखो अशकान, प्रोटेस्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि पॉलिसी सबके लिए एक होगी, समझ रहे हो अशकान? पॉलिसी सबके लिए होगी, और अभी कोविड की क्या सिचुएशन रहती है आगे, ठीक है, और फिर डिसीजंस क्या होते हैं, तो पॉलिसी और बोर्ड डिसीजन सबके लिए एक ही होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको प्रोटेस्ट की तरफ लेके जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करें। जो बच्चा, मैं एक बात बताएं, मेरी फर्स्ट ईयर भी तो आपने मुझसे पढ़ी है ना यार पूरी, क्या मैंने आपको एमसीक्यूज अलग से बिठा के पढ़ा दिए थे? मुझे बताएं। फाइनल पेपर का वक्त आ गया था, प्रीलिम्स हो रहे थे, क्या मैंने आपको बिठा के अलग से प्रीलिम्स पढ़ाए, ओ सॉरी एमसीक्यूज पढ़ाए? मुझे बताएं। क्या मैंने आपको 400 और 500 एमसीक्यूज दे दिए और मैंने बोला बेटा ये पी जाओ सुबह दोपहर शाम? नहीं ना, ना आपने ऐसा किया ना मैंने ऐसा किया। तो फिर वो कौन सी ताकत थी जिसने आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए? वो आखिर आप ही की क्लास में कितने बच्चे थे? देखें, कुछ तो ऐसे होंगे, आज भी मैं दावे से कहता हूं, कुछ ऐसे खूबसूरत होंगे जो बोलेंगे हमने तो फर्स्ट ईयर के सारे एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं किए थे, क्योंकि वो कोविड आ गया था, हमने तैयारी नहीं की, हमने कहा छोड़ो पता नहीं पेपर होंगे या नहीं, छोड़ दो भैया ऐसे बच्चों को, हम भी उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ऐसे बच्चे भी हैं मेरी क्लास में जिन्होंने पूरी 5 पेपर के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। जो नहीं होते थे वो मुझसे पूछते थे, ऐसे भी तो स्टूडेंट है आपके दरमियान। कौन सी पावर ने उन्हें करवा दी है? कौन सी ताकत आती थी? कोई ताकत नहीं आती थी, वो सिर्फ पढ़ते थे लेक्चर को गौर से। तो बस मैं यही चाह रहा हूं आप लोग लेक्चर सुने, आप इन सीआरक्यूज में अपनी एफर्ट डालें, आप सीआरक्यूज को मैक्सिमम सॉल्व करें। जब आप इन्हें सॉल्व करते रहेंगे ना, हम तो यही सोच के पढ़ेंगे ना, चाहे एमसीक्यू बेस पेपर आ जाए, लेकिन हमारे पढ़ने का अंदाज चेंज नहीं होगा। हम पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही, हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब पेपर आए तो अल्लाह के हुक्म से, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सीआरक्यू हो, हम हर तरह से उसे कर सकें इंशाल्लाह। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह करे भाई खुल जाए, वरना यकीन करें मैं तो बिल्कुल सबसे ज्यादा इस वक्त मैं थक चुका हूँ और परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बड़ा, जिसको कहते हैं ना सर्वाइवल, मैं तो बस सर्वाइवल वाली पोजीशन में हूँ कि बस किसी तरह ये वक्त अल्लाह पाक गुजार दे। पूरी जान भी लगा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। देखें 15 सितंबर, अभी 7 सितंबर को है ना, आप लोगों को पता तो है, 7 सितंबर को है एक मीटिंग, उसके बाद उसमें डिसाइड होगा। तो फिर 15 सितंबर से अल्लाह के हुक्म से, उम्मीद ये है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 15 से आपके कॉलेज खुल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा जी, अब बस काम की बात ये, अगर आप ये सारी बातें समझ गए जो मैंने कही, क्या कि भाई सैलरी, मार्कअप, ये सब बांटना होता है, तो आइए काम करते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया कम, कोई बात नहीं, यूटिलाइज करते हैं टाइम को। मैं आपको एक सवाल पढ़ाता हूँ, क्या ख्याल है? अब इतनी देर थ्योरी बोल दी ना, इनफ है, अब थक गए, 1 यूनिट थ्योरी सुन लिए, वैसे ही सुबह से सुने जा रहे होंगे सबकी हैं। तो क्या ख्याल है, एक सवाल पढ़ते हैं और उसका जवाब सोचते हैं, सोचते भी जाएंगे देखते भी जाएंगे साथ साथ, वही यानी वही वाली टैक्टिक्स। कौन सी? लिखने की अभी कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, कोई कोई चीज नोट नहीं करनी, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ ये तुम्हारे बुक के पेज नंबर पर, बुक के पेज में मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, प्रॉब्लम 1 है ये जो मैं तुम्हारे सामने इस वक्त शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, निकाल के देख लो।
आ जाओ उस पेज पर, पेज नंबर शेयर करो मुझसे ताकि मैं बाकी लोगों को बताऊं। पेज 147। थैंक यू मुनीबा, थैंक यू लकी जुबैर। पेज 147, दो बच्चों ने मुझे बता दिया, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। ये वो बच्चे हैं जो अपने साथ एक किताबें, नोटबुक, अपने कैलकुलेटर्स, स्टेशनरी सब रख के बैठते हैं साथ, क्योंकि ये लोग, इनको पता होता है कि भाई हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ना है। बाकी ऐसे भी लोग होंगे जो अभी सोच रहे होंगे हैं किताब ये कहाँ, ये तो होती नहीं है, वो तो कॉलेज में बड़ी मुश्किल से आई थी, मुझे याद है अच्छे से, है ना। बस यही मैं चाहता हूँ कि एटीट्यूड सबका ना अब एक जैसा हो, सबका एटीट्यूड एक जैसा हो, सब एक तरफ, सबकी डायरेक्शन सेट हो कि हमने क्या करना है। बस सेकंड ईयर में अगर ऐसा होता है तो फिर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो सकता है। भरोसा तो है, लेकिन वही वाली बात है, कुछ लोग जो हैं वो इतना ज्यादा जो है चीजों को आसान लेते हैं कि फिर मुश्किल क्रिएट हो सकती है। और याद रखिएगा कि मैं बड़ा आसान सा जुमला कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि हमारे जो पेपर्स होते हैं, प्रीलिम्स जो होते हैं, ठीक है, और जो हमारे मिड टर्म्स होते हैं, आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाएं, आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलें अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइनली अटेंडेंस मार्क हो चुकी थी ना आप सब लोगों की, ओके। तो क्या था, मिस्टर ए मिस्टर बी, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन अभी 8-7 मिनट है ना, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक मासूमाना सी बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है। मासूमाना सी बात ये है, अगर आप इधर देखें तो बिलफर्ज अगर 100 रुपए प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, तो वो 100 रुपए प्रॉफिट किस किस तरह बांटा जा सकता है। तो मैं कहता हूं अगर ए एक हिस्सा लेगा और बी भी एक हिस्सा लेगा, तो कितने हिस्से होगा जनाब, 2। रेशो में तो आप वैसी चैंपियन है, और अभी फॉर्मेशन में मैंने आखिर में आप लोगों को पढ़ाया, याद है। हाँ, इसको 50-50 भी कह सकते हैं ना, इसको 50-50 भी कह सकते हैं, 1:1 को 50-50 भी तो कहते हैं, बराबर बराबर है ना। तो हमने कहा सिंपल, 1:1 का मतलब है 50 रुपए मिलेंगे ए को, 50 रुपए मिलेंगे बी को, अगर 100 रुपए प्रॉफिट है। सही है। अच्छा, क्या जरूरी होता है कि हमेशा प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाए। ऐसा तो तब होता है जब जब उन्होंने एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ ना हो, एग्रीमेंट बनाया ना हो, लिखना भूल गए हो, ऐसा तो तब होता है। अच्छा सर, क्या एग्रीमेंट में लिख नहीं सकते बराबर बराबर बांटना है। हाँ लिख सकते हैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट, दे विल शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली, तो भी बराबर बराबर बांटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हो पार्टनर हैं दो ए एंड बी एंड दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो और एज पर दिस कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना अमाउंट को कैपिटल की। एक का कैपिटल है बिलफर्स्ट 600 रुपीज, एक का कैपिटल है 400 रुपीज। तो देखें इसका रेशियो बना दिया मैंने ये। आपको 3:2 निकालना आता है, कैसे निकलेगा, नहीं आता तो बता सकता हूँ मैं, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, और 1 जीरो आपका कैंसिल। आप कैंसिल हो जाएंगे तो पढ़ेगा कौन, छोड़ें, आप अपना जीरो कैंसिल ना करें। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 4। दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 4, 2 3 6, रेशो बन गया 3:2। क्या ख्याल है। अच्छा, तो बंदे हैं 2 लेकिन हिस्से होंगे 5। आपको तकलीफ है कोई, 2 बंदे 5 हिस्से कर रहे हैं, 2 बंदे 17 हिस्से करें, आपको तकलीफ होगी नहीं। सुन बच्चे हैं, किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं होती, जबरदस्त। तो क्या कहा, कहा भाई अब 100 रुपए के कितने हिस्से करने, 5। तो 100 रुपए के अगर 5 हिस्से करने, तो इसका मतलब है ए को मिलेंगे 3 हिस्से। तो 100 के 5 हिस्से कर ले, तो आजकल एक हिस्सा कितने का बनेगा, 20 रुपए का। तो 3 हिस्से कितने के बने, 60 रुपीज के। और 2 हिस्से कितने के बने, 40 रुपीज के। बट गया प्रॉफिट। क्या बस ऐसे ही बांटना है प्रॉफिट, नहीं मेरा बेटा, अगर इतना ऐसे ही बांटना होता तो फिर मैं इतनी सारी बातें आपसे क्यों करता। हमने इस तरह से बांटना है रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस को। किसे बांटना है, रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस को। लेकिन पहले हमें देखना है कि बिजनेस को प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। फिर हमें वो जो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है सैलरी बटेगी और जनाब इस तरह कमीशन बटेगा, मार्कअप बटेगा, वो सब बांटने के बाद फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस बचेगा उसे हम बांटेंगे इस तरह से, चाहे बराबर बराबर, चाहे कैपिटल रेशियो से। तो इंशाल्लाह अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, तो मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ क्वेश्चन समझने में कामयाब होंगे और फिर लिख के अल्लाह के हुक्म से काम कर भी लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ बुक के क्वेश्चन पे आप मौजूद हैं सब लोग, अब तक तो बुक आ गई होगी यकीनन सबके पास, सब अपने अपने बैग से बुक उठाने में कामयाब हो चुके होंगे। और अजीमुल मर्तबत आली मकाम है वो शख्स, यानी बिल्कुल जहालत के बहुत ऊंचे मकाम पे फाइज करूंगा मैं ऐसे शख्स को कि जिसने अभी तक बुक भी परचेज ना की हो। कुछ नहीं कर सकता मैं ऐसे बच्चे का, हाँ ये मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा ऐसे बच्चे का। वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, वो वाला मिसाल है। चलो, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। ए बी सी बिजनेस में क्या है, पार्टनर है, ठीक है। और 3 पार्टनर हैं। January 1st 1999 देयर कैपिटल balances वर रुपीज 60,000।
50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। कोई मुश्किल बात है? नहीं भाई, 3 पार्टनर है, तीनों के कैपिटल बैलेंस दिए हुए। ओके, आगे क्या कहता है? द पार्टनरशिप डीड, याद है ना, पार्टनरशिप डीड हैज द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। सही है। अच्छा, अब काम की बात यह है कि पार्टनरशिप का मुआहदा ये कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस को इस तरह बांटा जाएगा, इन प्रोविजंस के तहत, इन बातों के तहत, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एग्रीमेंट के मुताबिक। तो क्या है वो बातें, अभी पढ़ लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, सब पढ़ लेंगे। असल में रिक्वायर्ड देखते हैं कि करना क्या होता है इस सवाल में। इस सवाल में 2 मेजर काम होते हैं हमारे। सही है। मैं पहले काम पर फोकस करूंगा, आज कल और परसों, ज्यादा से ज्यादा। सही है, आज कल और परसों मैं एक काम पे फोकस करूंगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, आपको पता है सबको कि सैटरडे हमारा वर्किंग सैटरडे, इस बार सारी ही क्लासेस होंगी, मेरी क्लासेस भी होंगी और मंडे का शेड्यूल होगा, यानी मेरी 2 क्लासेस होंगी। तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सेकंड रिक्वायर्ड के बारे में भी पढ़ा दूं। लेकिन अभी कोई बच्चा सेकंड रिक्वायर्ड को पढ़ने की, समझने की कोशिश ना करे। अगर वो फर्स्ट रिक्वायर्ड अच्छे से पढ़ लेता है और वो मेरे साथ 6 केसेस आज कल परसों में कंप्लीट कर लेता है, तो फिर मैं सैटरडे को एंट्री समझाऊंगा और उसके बाद हम इस चैप्टर को तेजी से परफॉर्म करेंगे। मेरा यकीन मान लीजिए कि चैप्टर बहुत आसान है। सिर्फ एक बार हम कंसेंसस बना लें, हम इत्तेफाक राय बना लें कि भाई हाँ, चीजें ऐसे होनी है। जब एक बार तुम सीख जाओगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अंदाज इख्तियार करना है, फिर अल्लाह के हुक्म से तुम्हें मुश्किल नहीं होगी कहीं भी। तो क्या कहता है? प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। अंडरस्टूड सी बात है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी क्या बनाने के लिए बनाई जाती है? नेट इनकम को बांटने से रिलेटेड जो मामलात हैं वो दिखाने के लिए बनाई जाती है, लॉस को बांटने से मुतालिक बनाई जाती है। तो हमें उसने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने को कहा और हम वही बना रहे हैं अब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बुक में ना शुरू की प्रॉब्लम्स में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का फॉर्मेट अलग है। मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास बुक आपके सामने, तो आपको भी नजर आ रहा होगा। ये एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग अंदाज है, राइट। और एक अंदाज इसने और फॉलो किया हुआ है। एक ही बुक के अंदर 2 अंदाज फॉलो किए हैं उसने। वो आपको आगे इन्हीं प्रॉब्लम्स में, अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं तो वहां आपको डिफरेंट अंदाज नजर आएगा यही टेबल बनाने का। तो मैं इस तरह से टेबल नहीं बनाता, मेरा अंदाज जो आगे एग्जाम्पल्स में है वो वाला अंदाज है, ठीक है। आप किसी भी तरह टेबल बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन असल चीज है कि आपको काम करना आना चाहिए, आपको पता हो किस तरह कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी तरीके हैं मार्केट में। अगर आप अपने पास सिंपल अपना यूट्यूब पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की लोकल वीडियोस, अगर आप यहाँ पाकिस्तानी और ये अपना ये जो इंडियन हैं बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले, आप उनकी वीडियोस देखें ना, तो उनका अंदाज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे अंदाज मिलेंगे आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने के। लेकिन सबका फाइनल आंसर एक ही है। तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है इसकी प्रेजेंटेशन से, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आपके बोर्ड के पेपर में वही वाला पैटर्न बन के आ रहा है जो मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब है उसी को फॉलो करें जो मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला पैटर्न हम फॉलो नहीं करेंगे जिसपे मेरा कर्सर इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या होता है? सबसे पहले वो कहता है कि जी आपने हर पार्टनर को, अच्छा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो बनानी है, लेकिन आप सबसे पहले ये क्वेश्चन